हेलो एवरीवन। आज हम ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो इस चैप्टर को ही समझेंगे हम। सबसे पहले आपको समझना है कि ट्रिगोनोमेट्री होती क्या है। तो ट्रिगोनोमेट्री को डिफाइन कैसे करना है, तो ये मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच होता है जिसमें हमें ट्रायंगल के एंगल्स और साइड के मेजरमेंट को स्टडी करनी होती है। ठीक है, जब हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि जैसे या तो साइड्स फाइंड करना होता है या फिर अगर एंगल्स गिवन हो तो एंगल्स फाइंड करना हो। पर अब क्या है कि एंगल और साइड के बीच में रिलेट करके अगर हमें किसी की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें ट्रिगो की ज़रूरत पड़ती है, यानी ट्रिगोनोमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब इसको हम और अगर अच्छे से समझें तो ट्रिगोनोमेट्री एक तरह का क्या होता है, जो हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इसके अंदर अगर मान लो कि कोई एक साइड गिवन हो, एक साइड हमें फाइंड करना हो, ठीक है, एक एंगल गिवन हो, जैसे ये थीटा कोई एंगल है, इसको रीड करते हैं इस सिंबल को थीटा। ठीक है, और इसकी वैल्यू कुछ गिवन होगी और कोई एक साइड गिवन है, और अगर हमें इस साइड की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए फिर हमें क्या करना होता है, इस ट्रिगो के रूल्स यूज़ करके, फॉर्मूले यूज़ करके हम फाइंड करते हैं। अगर हम बात करें ट्रिगोनोमेट्री की तो ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। ट्रिगोनोन का मतलब होता है, इसकी मीनिंग होती है ट्रायंगल। ठीक है, और मैट्रन का मीनिंग होती है मेज़रमेंट, यानी कि ट्रायंगल के मेज़रमेंट का स्टडी करना, वो चाहे एंगल हो या फिर वो साइड हो। ठीक है, वो होता है ट्रिगोनोमेट्री। अब अगर बात करते हैं एप्लीकेशन की कि इसका यूज कहाँ पे है, तो देखो बहुत सारे फील्ड में, जैसे कि हाइट और डिस्टेंस की बात करें अगर हम, तो हाइट और डिस्टेंस में हम ट्रिगो का रूल लगाते हैं। जब हम फिजिक्स कर रहे होते हैं तो उसमें इसका यूज होता है ट्रिगो का। इंजीनियरिंग वगैरह में भी इसका यूज होता है, नेविगेशंस में, एस्ट्रोनॉमी में, इन सब चीज़ों में इसका यूज होता है ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, तो ये है क्या ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो, तो ये पहले समझो कि सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना है ABC, वेयर B जो है वो राइट एंगल है। ठीक है, यानी एंगल B इसमें 90 डिग्री है। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले एक चीज़ समझा देता हूँ मैं। आपने पहले भी पढ़ा होगा पाइथागोरस के बारे में, तो उसमें भी हम राइट एंगल ट्रायंगल जब यूज़ करते थे तो उसमें बताया जाता था हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस। तो अगर हम ये समझें तो देखो जहाँ पे 90 डिग्री बनता है, यानी कि इस वाले पॉइंट पे, तो इस पॉइंट से जस्ट मतलब बी के जस्ट अपोजिट साइड में ठीक सामने कौन सी लेंथ है, AC, और ये सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ होती है। ये क्या है, अपोजिट है राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ पे बन रहा है राइट एंगल, उसके ठीक अपोजिट वाली साइड होती है AC, और ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, और इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया कि हाइपोटेन्यूस है क्या। हमेशा ये होगा 90 के जस्ट अपोजिट में। नेम यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अभी A और C लिखा है इसलिए मैंने यहाँ पे AC लिख दिया। हो सकता है अगर PQ लिखा होगा तो PQ लिखेंगे। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि 90 के जस्ट अपोजिट वाली जो साइड होती है वही सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, और इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेस और परपेंडिकुलर की मीनिंग क्या होती है। तो बेस यानी जहाँ से हम जिस एंगल की बात करेंगे, लाइक अगर मैं फिर से एक बार यहाँ पे बना के आपको समझाता हूँ कि अगर ये A है, ये B है और ये C है, तो अगर मैं C की बात करूँगी, हमने यहाँ पे C वाले पे एक एंगल मार्क कर रखा है जैसे थीटा। ठीक है, और हम इस एंगल से जो भी देख रहे हैं, चाहे हम वो परपेंडिकुलर की बात करें, चाहे हम बेस या है हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस तो हमेशा यही साइड रहने वाली है, ये आपको फिक्स रहेगा क्योंकि ये 90 के अपोजिट वाली सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। तो हाइपोटेन्यूस ये हो गया। तो अब हम बात करेंगे इस एंगल के लिए, यानी थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा। तो देखो जिस एंगल से हम देख रहे हैं उसके अपोजिट वाली जो साइड होगी, यानी जस्ट सामने वाली साइड, यानी इस केस में थीटा अगर C पे है तो फिर उसके लिए AB जो है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, आपको बात समझ में आई कि जिस एंगल से हम देख रहे होंगे वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर को हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं। एल्टीट्यूड इसमें ये वाला पार्ट है। ठीक है, और ये जो CB है, ये जिस पे एंगल ये बन रहा है, इसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, यानी कि जो BC है वो बेस है फॉर थीटा। ठीक है, थीटा के लिए हम बेस लेंगे
BC और AB को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम समझते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं। ठीक है, जैसे ये ट्रायंगल है ABC, B 90 डिग्री है और ये वाला एंगल जो C है उसको हमने थीटा लेट किया हुआ है। ठीक है, और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ होते कि कौन कौन से हैं? एक होता है साइन, हमने थीटा एंगल लिया है तो यहाँ पे थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनुस, कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनुस और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। और साइन का जो अपोजिट होता है यानी रेसिप्रोकल होता है वो होता है कॉसेक। तो अगर अपोजिट है तो यानी कि इस P बाई एच का अपोजिट क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, H बाई P। कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, कॉस थीटा क्या है B बाई एच, तो सेक क्या हो जाएगा H बाई B। अब हम आते हैं टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। यानी मीनिंग समझ आ रही है? P का मीनिंग ये है, P को हम क्या लिखेंगे, P परपेंडिकुलर है, B जो है वो बेस है और जो H है वो क्या है, हाइपोटेनुस है। ठीक है, कि याद आपको कैसे करना है, साइन थीटा जो है वो P बाई एच है, कॉस थीटा जो है वो B बाई एच है और टेन थीटा जो है वो P बाई B है। तो हम इसको याद करने के लिए ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यानी कि यहाँ पे देखो आप, P जो होता है और ये परपेंडिकुलर है, H जो है वो हाइपोटेनुस है, B बेस है, H हाइपोटेनुस है, अगेन P परपेंडिकुलर और B बेस। तो जो पहला है वो साइन है, सीक्वेंस में ही याद रखना है आपको, साइन देन कॉस और फिर लास्ट वाला जो है वो टेन थीटा है। ठीक है, ये आपको ट्रिक जो होगी इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं क्योंकि पहली एक्सरसाइज में यही फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं जो अभी हमने करे। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें बोला हुआ है कि ट्रायंगल ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है B पे। ठीक है, क्वेश्चन में आप यहाँ पे पढ़ोगे तो देखो दिया हुआ है कि AB की जो लेंथ है वो 24 है, BC की लेंथ जो है वो 7 है, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है साइन A, कॉस A, फिर साइन C, कॉस C, इनकी 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले ना आप यहाँ से एक चीज़ समझो कि एंगल A से देखना हो अगर हमें, तो ये है A, तो साइन A की वैल्यू क्या होगी, P बाई एच होती है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनुस, परपेंडिकुलर होगा इससे जस्ट सामने वाली अपोजिट वाली साइड BC और हाइपोटेनुस होगा AC। यानी AC आ रहा है और AC हमें पता ही नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AC की वैल्यू फाइंड करेंगे पाइथागोरस का यूज करके। आपको पता है कि पाइथागोरस क्या होता है, AC का स्क्वायर जो होता है मतलब कि हाइपोटेनुस का स्क्वायर जो होता है बाकी इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी 24 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 576 प्लस 7 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 49। फिर इनको जब हम ऐड करते हैं तो क्या आता है 625। 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। यानी AC की जो लेंथ है वो आ गई 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, साइन A कॉस A साइन C कॉस C की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन A मैंने यहाँ पे लिखा BC बाई AC, BC की लेंथ है 7 और AC की लेंथ है 25। अब हमें निकालना था कॉस A, और कॉस A होता है बेस बाई हाइपोटेनुस। तो आप ध्यान से देखो तो बेस होगा AB एंगल A के लिए और हाइपोटेनुस होगा क्या 25। कॉस A आ गया 24/25। ठीक है, अब हम निकालते हैं साइन C निकालना है अब हमें। तो साइन C, तो C के लिए ये हमारा जो सामने वाली साइड है यानी कि BA यानी AB की जो लेंथ है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और 7 बेस हो जाएगा। ठीक है, मतलब साइन के लिए हम परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनुस लेते हैं। तो परपेंडिकुलर कितना होगा 24, यानी कि AB जो है वो परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनुस तो फिक्स ही रहेगा AC। तो अब की बार ये हो जाएगा 24/25। कॉस C की बात करें अगर हम, तो उस केस में बेस हमारा हो जाएगा क्या चीज़, BC और हाइपोटेनुस AC होगा। और BC की लेंथ कितनी थी 7, तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी
7/25, तो इसकी वैल्यू हो गई। तो ये पूरा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अब आपको एक देखना है कि ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR, इसमें Q पे 90 डिग्री बन रहा है, यानी Q 90 डिग्री है, और हमें PQ की वैल्यू 12 दे रखी है, PR की वैल्यू 13 दे रखा है, और फाइंड करना है tan P माइनस cot R। ट्रायंगल PQR जिसमें Q 90 डिग्री दे रखा है, इसकी लेंथ 12 है और इसकी लेंथ 13 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, QR की लेंथ हम फाइंड कर लेते हैं यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस में हाइपोटेनस आपको देखो PR है, तो PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, PR कितना गिवन है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ कितना है 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। अच्छा, हम ये 12 के स्क्वायर को राइट से लेफ़्ट की तरफ ले आएंगे, उसका अभी साइन पॉजिटिव है, लेफ़्ट की तरफ आएगा तो उसका साइन क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 169 माइनस 144 कितना होता है 25। अब हमें QR की लेंथ निकालनी थी, QR की लेंथ हमारी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब अगर QR हमें पता चल गया तो जो ट्रायंगल था वो कुछ ऐसा था, तो हमें फाइंड करना था tan P माइनस cot R। ऊपर आप क्वेश्चन में देख सकते हो। तो सबसे पहले एक काम करो, आप tan P की वैल्यू देखो, tan P क्या होगा, तो tan इज इक्वल टू होता है P/B, और P यहाँ पे एंगल P बोल रहा है, तो P यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो इस एंगल से जब हम देखेंगे तो परपेंडिकुलर होगा हमारा 5 और बेस होगा 12, क्योंकि ये तो हाइपोटेनस है। तो हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर बाई बेस करना है। तो परपेंडिकुलर है हमारा QR और बेस कितना है PQ। QR की वैल्यू आपको देखना, QR की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर अपॉन PQ की वैल्यू है 12, यानी 5/12 आ गया। ठीक है, और हमें cot R निकालना है। तो cot जो होता है वो होता है हमारा बेस बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ से देखो तो आप इसके जस्ट सामने अपोजिट साइड है 12 जो कि परपेंडिकुलर है। हमारा फॉर्मूला होता है बेस यानी कि QR अपॉन में परपेंडिकुलर PQ। तो यहाँ भी सेम आंसर आने वाला है 5/12। अब करना क्या था हमें, tan P माइनस cot R, यानी इन दोनों वैल्यू को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो tan P माइनस cot R इज इक्वल टू 5/12 माइनस 5/12। 5/12 और 5/12 माइनस होगा, सेम वैल्यू माइनस होती है, तो आंसर आ जाता है 0। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अब कि sin A इज इक्वल टू 3/4 और हमें cos A और tan A की वैल्यू निकालनी है। आप ये क्वेश्चन पढ़ सकते हो, यहाँ पे क्या दिया है, sin A इज इक्वल टू 3/4। तो एक चीज़ आप ध्यान दोगे, हमें फाइंड क्या करना है cos A। तो यहाँ का एंगल A है और यहाँ पे भी A है, और सेकंड है tan A। तो अगर इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आएगा जिसमें एंगल सेम होंगे, यानी A और A तीनों पे A दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अब हम इसको डायरेक्ट हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो ये P/H है, P की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो क्या P 3 है और H 4 है? क्या आप बता सकते हो कि P 3 है और H 4 है? जी नहीं, P 3 होना ज़रूरी नहीं है। अगर 3/4 का मतलब क्या होता है, ऐसा फ्रैक्शन जिसका ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो जो P और H है वो 3 और 4 होना ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मान लो अगर मैं यहाँ पे लिखता 12 और यहाँ पे लिखता 16, ठीक है, और मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 15 और यहाँ पे लिख दिया 20, तो क्या इसको आप सिंपलेस करते तो 3/4 आता है यहाँ पे भी। अगर हम इसको दोनों को 4 से डिवाइड करते तो 3/4 होता। इन दोनों को अगर हम 5 से डिवाइड करते तो क्या ये 3/4 होता वापस। यानी ये हम कह सकते हैं कि ये भी 3/4 है, ये भी 3/4 है। ऐसे बहुत सारे फ्रैक्शन होंगे जो 3/4 के इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो P की वैल्यू है इस केस में 12 होने वाली है, इस केस में 15 होने वाली है। कोई और फ्रैक्शन हो तो उस केस में कुछ और होने वाला है। ठीक है, तो यानी P हमारा यहाँ पे कैसे आ रहा है कि जब हम 3/4 को देख रहे हैं, 3/4 एक सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है,
यानी इसमें कुछ नंबर से और उसी सेम नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करके भी कोई वैल्यू आ सकती है और वो वैल्यू वेरी कर सकती है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब मैं इसको इरेज करके आपको समझाता हूँ कि इसको करना कैसे है। तो अब आपको करना ये है कि जो p है वो हमें लेट करना है 3k, या x भी ले सकते हो, अब आपकी मर्ज़ी है। जो k है ये एक वेरिएबल है और ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो p अगर 3k है तो h फिर क्या होगा 4k। जैसे आप रेशियो वगैरह जब क्वेश्चंस करते हो तो आप ऐसे ही लेट करते हो 3x 4x, वैसे ही टाइप से यहाँ पे करना है। अब देखो cos a जो होता है वो होता है b/h और जो tan a होता है वो होता है p/b। यानी हमें b तो चाहिए ही चाहिए इन दोनों की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस लगा लेते हैं। b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, इस वाले में हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो b तो नहीं पता तो b स्क्वायर को हम ऐसे ही रहने देते हैं, बट p पता है 3k, और 3k का स्क्वायर क्या होगा 9k स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद इज इक्वल टू h है 4k, तो 4k का स्क्वायर क्या होगा 16k स्क्वायर, ठीक है। अब 9k स्क्वायर को हम राइट साइड लेके जाएंगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, यानी कि 7k स्क्वायर, ठीक है। अब आपको यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करनी होगी। b कैसे आएगा, जब यहाँ का स्क्वायर इधर जाता है तो स्क्वायर रूट हो जाता है, 7k स्क्वायर रूट में लिखेंगे। 7 का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, उसका कोई पेयर नहीं बनता, और k स्क्वायर एक k बाहर आ जाएगा, ठीक है। यानी रूट 7k हमारा b हो गया, ठीक है। और हमने p क्या लिया था 3k और h क्या लिया हुआ था 4k। अब हम आते हैं ऊपर क्वेश्चन पे जो हमें फाइंड करना था, उसमें अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। आपको याद रखना है b की वैल्यू क्या आई है रूट 7k। तो cos a और tan a की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। cos a है b/h और b की वैल्यू आपकी आई है रूट 7k, ओके। और अपॉन की वैल्यू तो गिवन थी 4k, तो आपको यहाँ पे 4k पुट कर देनी है। k से k कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा रूट 7/4। ऐसे ही नीचे भी आप करोगे, p की वैल्यू क्या है 3k और b की वैल्यू रूट 7k, k से k कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3/√7। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। फोर्थ क्वेश्चन करना है हमें, जिसमें वैल्यू दी हुई है 15 cot a इज इक्वल टू 8, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है साइन a और सेक a। cot a इज इक्वल टू क्या होगा 8/15, और कॉट होता क्या है tan का रेसिप्रोकल। tan का आपको पता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, और कॉट फिर क्या हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। यानी हम क्या करेंगे, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, जब भी ये रेशियो में दिया होगा तो हम इसको कैसे लेंगे, लेट करेंगे b इज इक्वल टू 8k और p इज इक्वल टू 15k, ठीक है। अब हमें साइन a निकालना है और सेक a निकालना है। साइन a क्या होता है p/h और सेक क्या होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, और कॉस होता है b/h यानी बेस बाई हाइपोटेनवस। तो ये क्या होगा h/b यानी कि हाइपोटेनवस अपॉन बेस। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम आगे करते हैं। तो देखो आप इसमें तो h दोनों में आ रहा है, यानी पहले h की वैल्यू फाइंड करनी होगी, h यानी हाइपोटेनवस। तो हमें लगाना होगा पहले पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनवस का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर हटा दें हाइपोटेनवस का और यहाँ पे रूट ले लें, स्क्वायर रूट। हमें b की वैल्यू रखनी है 8k और इसका स्क्वायर प्लस p रखना है 15k का होल स्क्वायर। 8k का स्क्वायर क्या होता है, रूट में हम लिखते हैं 64k स्क्वायर हो जाएगा, और 15 का होता है 225k स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड करो आप, 64 और 225 289 के स्क्वायर। 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, यानी कि 289 का स्क्वायर रूट होगा 17k, यानी कि जो h की वैल्यू आई वो आ गई 17k। अब हमें h पता चल गया तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। साइन ए क्या था p/h, और p की वैल्यू ऊपर दे रखी थी कितनी 15, और h हमने निकाला है अभी 17, तो ये हो जाएगा 15/17।
आप के साथ लिखते भी हो ना तो ये के कैंसिल होकर के वापस 15/17 ही आने वाला है। तो मैं डायरेक्ट अब लिख देता हूँ सेक ए की वैल्यू क्या होती है h/b, और h कितना है 17 अभी हमने फाइंड किया, और बेस कितना गिवन था क्वेश्चन में 8, यानी के अगर लेते भी हैं तो भी के से के कैंसिल हो जाएगा और यही आंसर होगा 17/8। क्वेश्चन नंबर 5 अब आप देखो 5th क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेक थीटा जो है उसकी वैल्यू दे रखी है 13/12 और हमें फाइंड क्या करना है, बाकी बोला हुआ है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 और बाकी सबकी वैल्यू निकालनी है। सबकी मतलब कि सेक के अलावा बाकी जितने भी होते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। यहाँ पे हम लिखेंगे h/b यानी हाइपोटेनुस और बेस। h जो है वो है 13, मैंने बताया था ना कि जब भी रेशियो दिया हो तो इसके साथ हमें एक वेरिएबल भी लेना होता है, तो 13 हो जाएगा और बेस हमारा होगा 12 अब हम क्या करते हैं, पहले p निकाल लेते हैं पाइथागोरस से। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब आपको समझ में आ ही गया होगा पाइथागोरस कैसे यूज करना होता है। h² माइनस b² होगा, ठीक है, जब p फाइंड करना हो तो h यानी 13k का स्क्वायर, 13k का स्क्वायर यानी कितना होगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे 13k का होल स्क्वायर माइनस, अब हमें लिखना है b यानी कि 12k, और 12k का होल स्क्वायर क्या होगा, तो हम यहाँ पे आगे स्टेप में लिखेंगे 169 होता है ना 13 का, तो 169k² माइनस 12 का होता है 144k²। अब 169k² माइनस 144 कितना होगा, तो 25 होता है, 25k² यानी कि 5k आ जाएगा। 5k किसकी वैल्यू है, p की, परपेंडिकुलर की। अब हमें फाइंड क्या करना था, बोला था सेक के अलावा बाकी जितनी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू फाइंड करो। h दिया हुआ था क्वेश्चन में, हमने क्या लेट किया था 13k, उसके बाद p की जो वैल्यू अभी फाइंड करी है 5k, और b जो था वो 12k था। अब आपको ये पता ही होगा h मतलब हाइपोटेनुस, p मतलब परपेंडिकुलर और b मतलब बेस होता है, ठीक है। और अब हमें बाकी सारे निकालने थे, बाकी सारे कौन कौन से, सेक के अलावा बाकी जितने भी हैं। साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनुस, यानी कि 5k अपॉन 13k, k से k कैंसिल हो जाएगा तो 5/13 आ जाएगा आंसर, ठीक है। यानी अब हमें सेकंड निकालना है कॉस k। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कॉसेक a डायरेक्ट लिख देता हूँ। कॉसेक a जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल वाला होता है, अपोजिट वाला, यानी जस्ट इसको क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है 5/13 को, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 13/5। कॉस ए क्या होता है, सेक का रेसिप्रोकल, और सेक तो आपको पहले से ही पता था कि क्या होता है। वैसे आप यहाँ पे चाहो तो बेस बाय हाइपोटेनुस भी कर सकते हो, वो 13/12 दिया हुआ था ना सेक ए, तो ये उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा 12/13। टैन ए जो होता है p/b होता है, p है 5k और b है हमारा कितना 12k। अब इसमें k कैंसिल होगा तो 5/12 आ जाएगा। कॉट जस्ट टैन का रेसिप्रोकल है, तो कॉट इज इक्वल टू क्या होगा, तो कॉट ए इज इक्वल टू 12/5 हो जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट कर देना है टैन का, ठीक है। तो आई होप ये वाला पूरा क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स कौन से एंगल होते हैं, जो 90 से छोटे वाले एंगल है, जैसे लाइक अगर मैं बोलूँ 70 डिग्री है, किसी एंगल की वैल्यू 70 डिग्री है, दैट मीन्स वो एक्यूट एंगल है। किसी की वैल्यू 50 है, 60 है, 89 है, कुछ भी हो सकता है, जो 90 से छोटा है वो सारा एक्यूट होता है, ठीक है। अब इसने बोला कि ए और बी दो एंगल्स एक्यूट एंगल है, मतलब कि हम जो ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इसमें यहाँ पे जो 90 है वहाँ पे हमें C लेना है, क्योंकि A और B तो एक्यूट है, 90 से छोटे हैं, यानी 90 के इक्वल नहीं हो सकते, तो बचा C, तो C को हमें क्या लेना होगा 90। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A, B एंड C। इसमें क्वेश्चन में एक और चीज़ भी दिया हुआ है, आप देखो ध्यान से, तो दिया हुआ है कॉस A जो है वो कॉस B के इक्वल है, और हमें प्रूफ क्या करना है कि एंगल A और एंगल B इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं कि गिवन क्या है क्वेश्चन में। इसमें दिया हुआ है कि कॉस A इक्वल टू कॉस B, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे कॉस A इज इक्वल टू कॉस B। अब आप ध्यान से देखो, तो एंगल A जो है यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, कॉस होता है B/H,
सबसे पहले हम यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। कॉस ए इज इक्वल टू, ए से बेस क्या होगा, बेस जस्ट ये वाला होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, ये पी होगा, ये बी होगा और एच तो आपका ए बी होने वाला है। तो कॉस की वैल्यू होती है बी बाई एच, लेकिन जब एंगल ए के लिए बी है हमारा ए सी, तो हम इसमें लिखेंगे ए सी बाई हाइपोटेन्यूस है ए बी। ठीक है, इसी तरह से अब मैं लिखता हूँ कॉस बी। कॉस बी, बी ये एंगल कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, आप यहाँ पे है, तो इसके लिए ये वाला पार्ट जो है बी सी ये बेस हो जाएगा और ये तो हाइपोटेन्यूस तो सेम ही रहने वाला है। तो अब की बार जो बेस बाई हाइपोटेन्यूस करेंगे यानी बेस हमारा बी सी हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस होगा ए बी। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉस ए और कॉस बी इक्वल है, यानी कि ये जो ए सी बाई ए बी आया है कॉस ए की वैल्यू, कॉस बी की वैल्यू आई है बी सी बाई ए बी, इन दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है। इफ़ गिवन एज कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, तो अब हम कॉस ए की वैल्यू यहाँ पुट करें ए सी बाई ए बी इज इक्वल टू बी सी बाई ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब दो साइड अगर इक्वल हो गई तो किसी ट्रायंगल की अगर दो साइड इक्वल हो, अगर ये और ये, तो इसका मतलब ये आइसोस्केलेस हो गया और आइसोस्केलेस के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो सो एंगल ए जो होगा वो एंगल बी के क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आप यहाँ से देखोगे, इसमें लिखा हुआ है कि इफ कॉट थीटा इज 7/8, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें दो पार्ट्स हैं, पहले इसकी वैल्यू फाइंड करना है और एक बार कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है आपको a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में। a प्लस बी और a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम क्या ऊपर और नीचे दोनों जगह लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर। नीचे भी ऐसे ही आप करोगे, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। यहाँ तक आपको क्लियर है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही सेम नीचे भी आप करो, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा देखो, अभी आपने पूरा चैप्टर किया नहीं है, आगे अगर हम इसको एक और मेथड से भी कर सकते थे। अगर आप आइडेंटिटी वाला पार्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। फिलहाल अभी ये चैप्टर मैंने स्टार्ट कराया, मैंने अभी आपको आइडेंटिटी नहीं समझाई है, तो हम यहीं से समझेंगे कि जैसे हमने पीछे वाले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो हमने यूज़ किया था उसी के बेस पे हम करेंगे। ठीक है, तो यानी अब इसको हमें सॉल्व करने के लिए हमें साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए और हमें गिवन है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड करते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 और कॉट होता क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में आपने पढ़ा है, कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है, वो p/b होता है, तो ये बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले हम हाइपोटेन्यूस निकालेंगे। मैंने बताया था ना कि k लेकर के ऐसे 7k और 8k करके लेट करके करते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, रूट में सीधा लिखेंगे 7k का होल स्क्वायर यानी बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। ठीक है, 7k का स्क्वायर क्या होता है, 49k स्क्वायर। उसके बाद 8 का क्या होता है, 64k स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं रूट के अंदर। 49 प्लस 64 कितना होता है, 113k स्क्वायर। कि इसको रूट में लिखते हैं 113 को सिर्फ, और के तो बाहर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे के स्क्वायर था। ठीक है, तो यानी एच की वैल्यू आई है √113k। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना था, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ आप समझ लो, जैसे मैंने स्क्वायर किया है ना यहाँ पे, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर मैंने साइन स्क्वायर थीटा लिखा है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो थीटा एंगल है, थीटा का स्क्वायर नहीं होगा, ये पूरे इसकी वैल्यू है यानी साइन स्क्वायर होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है, थीटा के ऊपर नहीं लिखाना, आपको साइन स्क्वायर थीटा लिखना है। अगर आप इसको साइन थीटा स्क्वायर लिखते हो तो ये गलत हो जाएगा, इसका मतलब आपने एंगल का स्क्वायर कर दिया, सिर्फ इसका स्क्वायर। बट ऐसा नहीं है, ये होल स्क्वायर था इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि साइन थीटा की जो वैल्यू है, मतलब अभी हम आगे पढ़ेंगे ना एंगल्स की वैल्यू फाइंड करना, तो जैसे साइन थीटा, जैसे एग्जांपल की साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 1/2 का स्क्वायर है ये, ना कि 30 का स्क्वायर है, 30 डिग्री का स्क्वायर नहीं है। ठीक है,
तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। चलिए फिर आते हैं, हम आगे करते हैं इसको। हमें निकालना क्या था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, फिर कॉस थीटा की। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और पी की वैल्यू क्या है, तो 8k और अपॉन में √113, और के बाहर था तो के से क्या कैंसिल हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 8√113। नीचे वाला अब मैं के साथ नहीं लिखूँगा, अब आपने समझ ही लिया कि के को हम कट कर देते हैं। तो अब ये कॉस जो होता है b/h होता है, और b की वैल्यू आप यहाँ से देखो, ये b दिया हुआ है 7k, यानी कि 7 हम रख लेते हैं डायरेक्ट, और हाइपोटेनस है 113, क्योंकि ये क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो साइन और कॉस हमें पता चल गया, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 1। साइन थीटा आपको यहाँ पे देखा होगा, ये रहा 8/√113, बट इस पे स्क्वायर भी तो है, साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा है, यानी हम इसकी वैल्यू जो आ रही है इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर भी करना पड़ेगा। ऐसे डिनोमिनेटर में कॉस थीटा अभी ये रहा 7/√113, तो इस पे रख देंगे हम 7/√113, और इस पे भी स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है क्वेश्चन में। तो 1 माइनस, अब ये देखो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और √113 का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर हमेशा रूट हट जाता है। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे हम 1 ले करके हम ऊपर वाले को एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। ऐसे ही सेम 7 का स्क्वायर 49 है, √113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 113, और यहाँ पे भी एलसीएम लेकर के आपको सॉल्व करना होगा। ये 113 और 1 का एलसीएम क्या होगा 113, तो 113 और 1 दोनों का मल्टीप्लिकेशन 113 होगा, और फिर हम ऐसे क्रॉस में करते हैं, 113 का 1 के साथ होगा तो 113, माइनस 64 का 1 के साथ होगा तो 64। अब नीचे डिनोमिनेटर में ये वाला पार्ट था, इसको भी हम कर लेते हैं, इसका भी सेम अब आप वैसे ही करोगे, 113 आएगा, और फिर इसको जब आप क्रॉस में करोगे तो 113 माइनस 49 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको आगे लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, 113 माइनस 64 कितना होता है, तो 113 माइनस 64 49 होता है, 49/113, और इसको जब आप माइनस करोगे 113 से 49 को, तो ये 64 आ जाएगा, 64/113, और ये कैंसिल हो जाता है। उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा 49/64। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे कराया मैंने। अगर मान लो आपको इस वीडियो में कोई कुछ क्वेश्चन ऐसा हो जो समझ में ना आए, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उस पर भी आपको वीडियो बना के अलग से समझा सकता हूँ, कोई टॉपिक अगर ऐसा लगा जो आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा हो। ठीक है, कॉट थीटा 7/8 है, तो 7/8 का स्क्वायर कर दो आप, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 7/8 का स्क्वायर क्या होता है, क्या 49/64 ही होता है ना, और क्या यही आंसर आया था क्या आपका, जो फर्स्ट पार्ट का किया हुआ था, इसको हमने सॉल्व किया तो भी सेम ही आंसर आया था, आप देख सकते हो वीडियो में, अभी जस्ट मैंने कराया है। तो इसकी वैल्यू भी वही आ रही है जो कि सेकंड पार्ट की आ रही है। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि आइडेंटिटी अब आप पढ़ोगे, मैंने लिखा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आगे जब हम आइडेंटिटीज़ वाला पार्ट करेंगे तो उसमें हम पढ़ते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर अपॉन में क्या था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हम आगे आइडेंटिटी में पढ़ेंगे। हो सकता है अभी आपको ये समझ में ना आ रहा हो, अगर आप पहली बार ये ट्रिको कर रहे होंगे तो उस केस में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसके बाद आपको धीरे धीरे ऐसे एक एक स्टेप्स करके आइडेंटिटी वाला पार्ट भी कराऊंगा। इसके बाद हमारा जो टेबल वाला आएगा उसके बाद आइडेंटिटी आएगी। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्यों लिखा मैंने, ये भी मैं बता रहा हूँ ना कि आगे मैं बताऊँगा इसके बारे में। तो ये कॉस बाई साइन जो होता है ये होता है कॉट, तो कॉट जो होता है कॉट थीटा, ये भी एक फार्मूला होता है कॉस बाई साइन कॉट, और टेन होता है साइन बाई कॉस, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो इसलिए हम यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे, यानी कि याद आएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो यानी ये एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो ये हमारा पार्ट आ रहा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी कॉट स्क्वायर थीटा ही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि ये सेम क्यों आया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 49/64 है, सेकेंड पार्ट की डायरेक्ट हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिख रहा होगा, ये दिया हुआ है कि 3 cot A जो है वो 4 के इक्वल है, और हमें फाइंड नहीं करना, हमें एक तरह से ये
चेक करना है कि ये दोनों जो पार्ट्स दिए हुए हैं, मतलब कि 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए की इक्वल आ रही है या नहीं। यानी टेन ए, कॉस ए और साइन ए अगर हमें पता हो तभी हम LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करके देखेंगे कि इक्वल वैल्यू आ रही है या नहीं। तो पहले आप ये देखो कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये दिया रखा है कि 3 cot ए जो है वो 4 के इक्वल है। तो मैं यहाँ से cot ए की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। cot ए क्या होगा 4/3, क्योंकि ये 3 जब 4 की तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि अपॉन में चला जाएगा। तो अगर cot ए 4/3 है और tan जो होता है वो cot का क्या होता है रेसिप्रोकल, तो tan ए तो फिर यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कर दो, अपोजिट होता है उल्टा कर दो, 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो tan ए तो आ गया हमारा। अब हम आते हैं cos ए और sin ए कैसे निकालना है। तो cos ए निकालने से पहले अब हम पाइथागोरस का यूज करेंगे। तो देखो tan इज टू क्या होता है P/B, यानी परपेंडिकुलर और बेस हमारा ये ऐसे लेना होगा 3K और 4K, यानी P हमारा 3K है और B हमारा 4K है। तो हम पाइथागोरस लगा देंगे रूट में 3K का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी 4K का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा हाइपोटेनस, यानी कि 9K स्क्वायर। 3K का स्क्वायर होता है 9K स्क्वायर, 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर। 9 और 16 आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, तो 9 प्लस 16 होता है 25, तो रूट 25K स्क्वायर आ जाएगा इसका, रूट 25K स्क्वायर यानी कि 5K, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और K स्क्वायर का K। तो हाइपोटेनस आपको पता चल गया कितना 5K। अब हमें निकालना था cos A और sin A। cos A क्या होता है B/H और बेस हमने क्या लिया था 4। ठीक है, 4K लिख सकते हो आप, 4K और 5K हाइपोटेनस, बट यहाँ पे 4K और 5K वापस K कैंसिल होकर 4/5 हो जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैंने पीछे ऐसे बहुत सारे K वाले पार्ट्स वाले करा करके दिखाए एक एक स्टेप्स। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखूँ तो आप इतना तो समझ ही सकते हो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 3K यानी कि 3 और 5K यानी कि 5, यानी साइन ए और कॉस ए 4/5 3/5 आ गया। आप एक बार और देख लो कि tan ए की वैल्यू हमारी कितनी है 3/4 और साइन ए कितना आया है 3/5, कॉस ए कितना है 4/5। ये सारी वैल्यू वहाँ पे पुट करनी होगी। तो LHS और RHS मैंने दोनों लिख दिए और दोनों को हमें चेक करना है कि इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे जो कि हमने ऊपर निकाली है। tan ए की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी थी 3/4, तो यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए है तो हम 3/4 का स्क्वायर कर देंगे, 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर। वैसे ही नीचे भी 1 प्लस होगा 3/4 का स्क्वायर। 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ऐसे ही सेम आपको नीचे भी लिखना है 1 प्लस 9/16। उसके बाद एलसीएम लोगे आप ऐसे 16 और 1 का एलसीएम आपका क्या आएगा 16 माइनस 9। एलसीएम करने तो आपको आता ही होगा, कैसे लिखा है ये ऐसे पता चल गया होगा ना, क्रॉस में करते हैं। अगर नीचे डिनोमिनेटर में दोनों का डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई आ रहा है एलसीएम तो मेरे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है, ऐसे ही नीचे भी आपको करना है 16 और 1 का एलसीएम 16, अब की बार 16 प्लस 9 हो जाएगा 7/16 और अपॉन 16 प्लस 9 कितना होता है 25/16। फिर ये 16 और 16 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 7/25। ये आया हमारा LHS। ठीक है, अब हम RHS को सॉल्व करते हैं। cos स्क्वायर ए, तो cos ए की जो वैल्यू आई थी ऊपर हमने वो फाइंड करी थी क्वेश्चन में, वीडियो आप पीछे बैक करके चेक कर सकते हो, 4/5 आया था और साइन जो था वो 3/5 आया हुआ था। स्क्वायर है तो दोनों के पे स्क्वायर लगा देंगे ऐसे सेपरेट। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। यानी यहाँ पे एलसीएम लेने की ज़रूरत है नहीं, डिनोमिनेटर सेम है तो हम माइनस कर देंगे। 16 माइनस 9 कितना होता है 7,
7/25। तो क्या दोनों इक्वल हैं? तो यस, LHS और RHS हमारे इक्वल हैं यहाँ पे। ठीक है, यही चेक करना था कि दोनों इक्वल है या नहीं, तो हम लिख सकते हैं कि यस दे आर इक्वल। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसको आपको अच्छे से समझो कि पहले गिवन क्या है। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसमें राइट एंगल है B पर और tan A की वैल्यू दे रखी है 1/√3 और हमें ये दो पार्ट्स दिए हैं जिनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं इसको समझने के लिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें B पे 90 डिग्री बन रहा है, यानी यहाँ पे मैं B लिख दूँगा। तो मैं इसको A और इसको B और इसको C ले सकते हैं। ठीक है, तो ABC में गिवन है कि tan A जो है वो दिया हुआ है 1/√3। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एंगल A यहाँ पे बन रहा है और tan A होता क्या है? परपेंडिकुलर बाई बेस। tan के का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फार्मूला यही होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। मैंने आपको बताया था कि जो परपेंडिकुलर होता है वो जस्ट एंगल जो दिया होता है उसकी अपोजिट साइड होती है, यानी BC। तो जो P है उसकी लेंथ 1 लेनी है हमें, तो ये 1 होगा। और ये हाइपोटेनुअस है, हाइपोटेनुअस तो लॉन्गेस्ट साइड होती है जो कि 90 के जस्ट अपोजिट होती है। तो यानी कि हम अगर बात करें बेस की, तो इस केस में एंगल A के लिए जो बेस होगा वो होगा AB और उसकी लेंथ कितनी दे रखी है? √3 दे रखी है। तो यानी BC की लेंथ 1 पता है हमें, AB की लेंथ √3 पता है। तो अब इसमें आपको K वगैरह लेट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हम पीछे वाले क्वेश्चनों में कर रहे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि पीछे वाले जिन जिन क्वेश्चनों में आपने K लिया होगा, जैसे कि 1/√3 है तो 1K और √3K लेना होता था। वो क्यों लेना होता था? जब ट्रायंगल गिवन नहीं होता था। पर यहाँ पे ट्रायंगल का नाम वगैरह भी दिया हुआ है और ट्रायंगल कहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ट्रायंगल के अंदर, ये भी दे रखा है। तो अब हम इसमें हम K रेशियोज में नहीं लेंगे, हम सीधा AB की लेंथ √3 और BC की लेंथ 1 लेने वाले हैं। तो AC फिर हमें फाइंड करना है और उसके बाद जो भी वैल्यू निकालनी है वो हम निकालेंगे। तो यानी पहले हम पाइथागोरस लगा करके AC निकाल लेते हैं। पाइथागोरस यही होगा, यहाँ पे ये हाइपोटेनुअस है AC, तो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम, यानी √3 + 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 3 + 1 कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। यानी हमें ये पता चल गया कि इसकी जो लेंथ है वो 2 रहने वाली है। तो हमें sin A cos C और मतलब एक बार आप ध्यान से देखो इसमें निकालना क्या है हमें। तो हमें sin A, sin C, cos C और cos A 4 वैल्यू निकालनी है, क्योंकि वही वैल्यूज चारों नीचे भी हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है sin A की वैल्यू, cos A की वैल्यू, फिर sin C की वैल्यू और cos C की वैल्यू। ये चारों वैल्यू निकालनी है हमें पहले। तो हम एक काम करते हैं, sin A के लिए देखो P/H होता है sin। अब मैं यहाँ पे P/H और B/H वगैरह नहीं लिखूँगा, मैं डायरेक्ट अब वैल्यू लिखूँगा। तो sin A जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनुअस। और मैंने बताया था कि एंगल जब चेंज होता है तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं एंगल चेंज होने से, और जो हाइपोटेनुअस है वो चेंज नहीं होता। यानी कि P/H में यहाँ पे तो H रहने वाला है। देखो एक चीज़ और कि सारे साइन में भी नीचे डिनोमिनेटर में H आता है और कॉस में भी H आता है, यानी कि H यानी हाइपोटेनुअस चेंज नहीं होता। तो मैं यहाँ पे सब पे तो 2 ही लगा देता हूँ। ठीक है, एक चीज़ समझ में आ गया ना आपको? हाइपोटेनुअस सबका फिक्स होता है, तो साइन और कॉस में तो डिनोमिनेटर हाइपोटेनुअस ही होता है। तो और AC हाइपोटेनुअस है, तो AC अगर 2 है तो हम हर जगह चारों जगह 2 लिख दिए। अब बात करते हैं sin A की, कि एंगल A के लिए इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर जो है वो है 1 और बेस जो है वो √3, यानी कि परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है, यानी BC है परपेंडिकुलर A के लिए, एंगल A के लिए, तो उसकी वैल्यू 1 दे रखी है और बेस AB है जिसकी वैल्यू दे रखी है √3। और एंगल C के लिए फिर जो परपेंडिकुलर है वो क्या होगा? C से आप देखोगे तो ये जो साइड है जस्ट अपोजिट √3 वो होगा परपेंडिकुलर,
और मतलब चेंज हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर था ऊपर वो बेस बन जाएगा और जो बेस था वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, तो यानी अब यहाँ से देखो आप एंगल ए के लिए, मतलब अभी मैं एंगल ए यहाँ पे साइन ए और कॉस ए लिखा है मैंने, यहाँ पे ध्यान दो आप, साइन ए और कॉस ए, तो दोनों में एंगल ए है। तो मैं अब बात करता हूँ, ये होता है पी बाई एच, तो पी यहाँ पे 1 था और एच तो मैंने लिख ही दिया है पहले से ही। अब आपको बेस कॉस में लिखना है, कॉस में कॉस ए की वैल्यू, तो ए में बेस की वैल्यू क्या है, √3, तो यहाँ पे आपको √3 लिख देना है। वैसे ही साइन सी की बात करें अगर हम, तो एंगल सी के लिए पी कितना होगा, √3, तो पी की बाई एच होता है तो यहाँ √3 आ जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बेस 1 है। ठीक है, तो अभी आपको क्लियर हो गया कि साइन ए और साइन सी, कॉस ए और कॉस सी की वैल्यू हमने कैसे निकाली। अब ये सारी वैल्यू हमें फर्स्ट और सेकंड पार्ट में पुट कर देनी है। फर्स्ट पार्ट में बोला हुआ है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, जिसमें हमने साइन ए, साइन सी, कॉस ए, कॉस सी जो ऊपर निकाला था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब आपको रखना है साइन ए यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी की वैल्यू क्या है, 1/2 ही है तो 1/2 लिख दिया, प्लस लगाना है कॉस ए की वैल्यू क्या है, √3/2, यहाँ पे पुट कर दो √3/2। साइन सी की वैल्यू भी वही सेम है, √3/2, तो यहाँ पे भी रख दिया √3/2। अब आपको क्या करना है, तो 1/2 और 1/2 मल्टीप्लाई होकर के क्या आता है, 1/4 आता है। √3 और √3 मल्टीप्लाई होता है तो √3 मल्टीप्लाई हो 3 हो जाता है और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4। यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर सिर्फ ऐड कर देंगे तो 4/4 यानी कि कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। अब इसी तरीके से सेकंड पार्ट में भी वैल्यू पुट करो आप, कॉस ए की वैल्यू है √3/2 मल्टीप्लाई कॉस सी की वैल्यू क्या है, 1/2, ऊपर से आप देख सकते हो, माइनस साइन ए की वैल्यू है 1/2, साइन सी की वैल्यू है √3/2। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 1 जा √3, 2 2 जा 4 और यहाँ पे भी क्या आएगा, √3 1 जा √3 और 2 2 जा 4, तो √3/4 और √3/4 क्या हो जाएगा, 0। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप डिस्कस करो। अब आपको क्वेश्चन नंबर 10 करना है, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो। PQR एक ट्रायंगल है जिसमें Q 90 डिग्री है, फिर इसमें एक चीज़ दिया हुआ है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब हमें एक और वैल्यू गिवन है PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें फाइंड करना है P जो है, P से अगर देखें तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये वाला पार्ट परपेंडिकुलर है, ये वाला पार्ट बेस है, ठीक है। और इसमें सब में एंगल जो है वो P लिया हुआ है, यानी साइन P निकालना है, कॉस P निकालना है और tan P निकालना है, यानी एंगल चेंज नहीं करना। तो हम P और B और H को फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एंगल चेंज नहीं हो रहा। तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनस तो फिक्स ही रहने वाला है। तो साइन P क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर है RQ या QR बाई हाइपोटेनस है PR, यानी साइन P जो होगा वो QR बाई PR होगा, ठीक है। जो कॉस P होगा वो क्या हो जाएगा, कॉस P बेस है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है तो PQ बाई PR होगा। और tan P जो होता है वो परपेंडिकुलर यानी कि QR और अपॉन बेस यानी कि PQ होने वाला है। PQ की लेंथ हमें दे रखी है जो कि 5 दे रखी है, यानी इसकी वैल्यू हमारी 5 सेंटीमीटर दे रखी है। बाकी इन दोनों की वैल्यू नहीं दी हुई, लेकिन एक रिलेशन दिया हुआ है दोनों के बीच में, जो कि दिया हुआ है PR प्लस QR जो है वो 25 सेंटीमीटर रहने वाला है। तो हम एक काम करते हैं, PR अगर PR प्लस QR 25 है तो PR कितना हो जाएगा, अगर हम QR को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें 25 की तरफ तो माइनस हो जाएगा, यानी 25 माइनस QR हो जाएगा। अब हम लगाते हैं पाइथागोरस, किसमें, ट्रायंगल PQR में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोला जाता है कि जो हाइपोटेनस है यानी PR है उसका स्क्वायर जो है वो
बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, यानी कि पी क्यू के स्क्वायर और आर क्यू के स्क्वायर के इक्वल होने वाला है। पी आर की जगह हम ये पुट करेंगे 25 माइनस क्यू आर, जो कि हमने यहाँ रिलेशन फाइंड किया हुआ है। तो यहाँ पे रखोगे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू पी क्यू तो पता है हमें 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये भी तो ये क्यू आर ही तो है, क्यू आर का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। पी आर क्यू या क्यू आर मीनिंग तो एक ही है। अब इसमें हम a माइनस बी का होल स्क्वायर पुट करेंगे, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab होगा, 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, समझ आया ना, 2ab यानी कि 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई क्यू आर इज इक्वल टू, इधर भी 25 है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। एक चीज़ समझो कि यहाँ पे भी क्यू आर प्लस में है और यहाँ पे भी प्लस में, तो ये टर्म दोनों तो कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है, ठीक है। एक साइड जाएगा तो माइनस होगा ना, तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और यहाँ कितना आया 25 टू जा कितना होता है 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25, इधर इस साइड सिर्फ 25 बचा है। तो अगर मैं 625 को उस साइड ले जाऊँ तो माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा 25 माइनस 625, क्योंकि 625 का साइन यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो पॉजिटिव है, जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है, और प्लस वाला टर्म जब दूसरी साइड जाता है तो माइनस हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस 625 लिखा हुआ है, ठीक है। माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 625 कितना होगा माइनस का 600, और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्यू आर इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 600 बाई में 50, ठीक है। इस जीरो माइनस 50 सॉरी, और ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा 60/5, और 60/5 का मतलब होता है 12, यानी 12 किसकी वैल्यू आई है क्यू आर की। एक बार आप यहाँ पे ध्यान दो तो ये क्या लिखा हुआ है 25 माइनस क्यू आर जो है वो पी आर के इक्वल है, और हमने क्यू आर 12 निकाला है, तो अब यहाँ पे 12 पुट कर सकते हैं। तो अब हम पी आर की वैल्यू निकालते हैं। पी आर जो है वो 25 माइनस क्यू आर के इक्वल था, यानी 25 माइनस क्यू आर हमारा कितना आया 12, तो 25 माइनस 12 क्या होता है 13 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना आया 12 सेंटीमीटर, और पी क्यू तो गिवन था क्वेश्चन में, वो कितना था 5 सेंटीमीटर। अब मैं निकालना क्या था साइन पी, तो वो था क्यू आर बाई में पी आर, और क्यू आर की वैल्यू आई है 12 अपॉन ये हो जाएगा 13 कॉस पी इज इक्वल टू ये क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनोस, जिसमें बेस था पी क्यू और हाइपोटेनोस हमारा पी आर। आप ऊपर एक बार चेक भी कर सकते हो, मैंने पीछे लिखा है कि कौन सा बेस है कौन सा परपेंडिकुलर है। तो पी क्यू की जो लेंथ है वो 5 है और पी आर की लेंथ कितनी आई 13। उसके अलावा एक और हमें निकालना था टेन पी। टेन होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और इसमें परपेंडिकुलर क्या था क्यू आर और बेस कितना था पी क्यू। तो क्यू आर की लेंथ अभी कितनी आई है 12 और पी क्यू कितना आया है 5, तो टेन पी की वैल्यू आ गई 12/5। हमें 3 वैल्यू फाइंड करनी थी, एक साइन पी, एक कॉस पी और एक टेन पी, जिसमें साइन पी की वैल्यू आई 12/13, कॉस पी की 5/13 और टेन पी की 12/5। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। ट्रू फॉल्स तो बताना ही है, पर इसको जस्टिफाई भी करना है, एक्सप्लेन भी करना है कि क्यों ये ट्रू है या फिर ये क्यों फॉल्स है। तो आपको फर्स्ट पार्ट में क्या बोला हुआ है, फर्स्ट पार्ट बोला है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन a। तो अगर हम बात करें परपेंडिकुलर और बेस में, तो p जो होगा परपेंडिकुलर वो अगर बेस से ज़्यादा है, परपेंडिकुलर अगर बेस से ज़्यादा है, तो उस केस में जो p/b की वैल्यू आएगी वो तो 1 से ज़्यादा आएगी, क्योंकि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो वो जो वैल्यू आती है वो 1 से बड़ी होती है। नेक्स्ट का एग्जांपल ऐसे समझो कि अगर मान लो मैंने एक राइट ट्रायंगल लिया और मैंने बोला कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है, इस एंगल के लिए, और इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 4 है और ये फिर 5 आएगा पाइथागोरस। तो अगर यहाँ पे 90 बन रहा है
तो इस एंगल के लिए जब हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 4/3, और 4/3 को जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 1.33 समथिंग आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि उस केस में जो है वो p ज़्यादा होगा b से, यानी tan a जो है वो 1 से ज़्यादा भी आ सकता है। और अगर ये रिवर्स हो जाए, बेस बड़ा हो जाए, परपेंडिकुलर छोटा हो जाए, तो उस केस में फिर वैल्यू tan a की छोटी भी आएगी। इसने बोला था कि ऑलवेज लेस देन 1, तो ये फॉल्स हुआ, ठीक है। तो यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा क्या है, फॉल्स है। अब मैं इसको इरेज करके सेकंड पार्ट यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ। सेकंड पार्ट के लिए कि sec a जो है वो 12/5 है, तो sec a अगर 12/5 है तो क्या ये पॉसिबल वैल्यू हो सकती है? तो sec a दिया हुआ है 12/5, और sec थीटा होता क्या है, h/b, cos का रेसिप्रोकल यानी उल्टा। हाइपोटेनुस तो हमेशा ज़्यादा ही होता है, इस केस में ज़्यादा है, बेस कम है, तो ये पॉसिबल है। h² - p², यानी कि ये कितना हो जाएगा, 9119, ठीक है। तो √119 जो है इसकी वैल्यू जो होती है ये 12 से कम होती है, क्योंकि 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो ये 144 तो इससे ज़्यादा ही है ना। अगर मैं इसको 12 को लिखूँ तो रूट में 144 लिख सकता हूँ, क्योंकि √144 ही तो 12 होता है। तो 144 से तो ये लेस है ना p। तो यानी कि हर केस, मतलब हमने देखा इस केस के लिए p जो है, p आ रहा है वो क्या आ रहा है, 12 से कम आ रहा है ना। b ऑलरेडी 5 दिया हुआ है, तो ये भी 12 से कम है, 5 यानी बेस भी कम है, तो ऐसा पॉसिबल है ना। h हमेशा बड़ा होता है और ये 12 है, ये 12 दोनों के से बड़ा आ रहा है, यानी ये पॉसिबल है। सेकेंड पार्ट हमारा हो जाएगा ट्रू, ठीक है। अब थर्ड पार्ट हमें करना है, cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। कॉस का रिलेशन तो सेक के साथ होता है ना, तो ये फॉल्स होगा। कोसिकेंट का रिलेशन होता है जो, वो साइन के साथ होता है, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसने कॉस के साथ लिखा हुआ है। फोर्थ वाले पे इसने बोला, क्वेश्चन में ये बोला है कि कॉट ए का मतलब है कॉट मल्टीप्लाई ए, जो कि फॉल्स है। कॉट मल्टीप्लाई ए नहीं होता, कॉट ए की मीनिंग होती है ये यहाँ पे एक एंगल है, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉल्स। अब आते हैं लास्ट पार्ट जो दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। ये तो आप देख के भी बता सकते हो कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। 4 जो है वो कह रहा है कि p है, और 3 जो है वो h है, ये 4/3 दिया हुआ है, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना। हाइपोटेनुस तो हमेशा p से बड़ा होना चाहिए, बट यहाँ पे इस केस में हाइपोटेनुस छोटा है, 3 है हाइपोटेनुस और p ज़्यादा है, तो ये फिर फॉल्स हो जाएगा, ऐसा केस पॉसिबल ही नहीं है। अब हमने ये पूरी कंप्लीट कर ली एक्सरसाइज। आई होप ये सारे आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, और बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो सपोर्ट ज़रूर करना। मैंने कोशिश करी है कि आपको जितना अच्छे से अच्छे तरीके से मैं समझा सकूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।